नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज वेल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कॉलेज लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कॉलेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्स की। सबसे पहला सवाल ये है कि जब हम क्लास 10th में आते हैं तो हमारे सामने एक दैत्य की तरह खड़ा होता है बोर्ड एग्जाम। दोस्तों बोर्ड को आज भी एक टैबू की तरह लिया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, इस एग्जाम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, कई बच्चे तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स इंडिया का और इस तरीके से एक एग्जाम की वजह से डिप्रेशन में आए नहीं, इस टेंशन को खत्म करना पड़ेगा, इस टैबू को दूर करना पड़ेगा। इस टैबू को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो सिलेबस है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाएगा। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी का जो सिलेबस होगा वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाएगा। दूसरा स्टेप ये है कि एग्जाम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इजी बना दिए जाएंगे। अब इजी कैसे होंगे, एक होगा डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी होगा एग्जाम। तो अभी जिसकी हमें थोड़ा सा ट्रेलर दिखा है, अब ये आगे मेन पिक्चर के रूप में हमें देखने को मिल सकता है, वो भी बोर्ड में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट ये पॉइंट है दोस्तों कि जो भी एग्जाम होगा वो अभी तक क्या होता था कि फरवरी और मार्च ये दो ऐसे महीने होते थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते थे। फरवरी इसलिए क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स होते थे, मार्च इसलिए कि इसमें थ्योरी होती थी। तो इन दोनों महीनों की जो वेटेज होती थी बाकी 10 महीनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैवी होती थी। बच्चे ने इन दोनों महीनों में जिस लेवल का परफॉर्मेंस दिया है, इन्हीं दोनों महीनों की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर होता था। यानी कि इन 10 महीनों की परफॉर्मेंस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था। अब क्या होगा, अब ये होगा कि बच्चा पूरे साल उसको छोटे छोटे से टेस्ट दे दिए जाएंगे। इन टेस्ट का प्रारूप कैसा होगा वो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन इन टेस्ट में बच्चा पूरे साल किस तरीके से परफॉर्म करेगा और इन्हीं टेस्ट के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि बच्चा क्लास 10th से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या 12th से कॉलेज में जाएगा या नहीं जाएगा। इसी को थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं और इन कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, बोर्ड से पहले की अगर मैं बात करूं तो ग्रेड जो 3, 5 और 8 क्लास तक के बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए क्या होगा कि की स्टेज असेसमेंट का निर्माण किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि पूरे साल बच्चों को कुछ टास्क दे दिए जाएंगे। बच्चे इन टास्क को किस तरीके से करते हैं, इनकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना गलत कितना सही, तो कैसी परफॉर्मेंस रहेगी पूरे साल बच्चों की, इसी के बेसिस पे ये निर्धारित किया जाएगा कि बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार का हुआ है, किस लेवल का हुआ है। ठीक है, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट को टेस्ट करने के लिए की स्टेज असेसमेंट किया जाएगा ग्रेड 3, 5 और 8 तक के बच्चों के लिए। फिर क्या आता है, फिर आते हैं आप क्लास 10th में, सेकेंडरी स्टेज आ जाती है। और यानी कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है इसको रिफॉर्म कर दिया जाएगा। इन एग्जाम्स को, बोर्ड एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ, बोर्ड एग्जाम्स को इजी बना दिया जाएगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स को उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जज किया जाएगा। ठीक है, तो अब तक क्या होता था कि जिस बच्चे ने जितना ज़्यादा रट्टा लगा लिया 2 महीने में, यानी फरवरी मार्च में जितना ज़्यादा रट्टा लगा लिया उस बच्चे को उतने ज़्यादा नंबर मिलते थे, जबकि जो बच्चा ज़्यादा समझता था उसको नहीं मिले। तो अब क्या हुआ, रोट लर्निंग को बिल्कुल फेज आउट कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चे को उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जिस प्रकार की उसकी कैपेबिलिटी होगी उसी प्रकार के उसको आगे जाके रिजल्ट मिलेगा। अब क्या होगा, 1 बोर्ड एग्जाम। मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम देने गए, आपने बहुत ज़्यादा तैयारी की, मैथ्स की खूब जी जान लगाई आपने मैथ्स की तैयारी करते हुए, फिर बोर्ड एग्जाम होता है, एग्जाम वाले दिन हो जाता है आपको फीवर। अब अगर आपको फीवर हो गया तो फीवर में आप एग्जाम अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा बहुत ज़्यादा निराशा वाला। एक तो सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो, मान लीजिए कि आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपके मैथ्स का पेपर अच्छा हो जाए उसके लिए प्रेयर किया है,
दूसरे की मम्मी ने उससे ज़्यादा प्रेयर कर ली, अब क्या हुआ, दूसरे के मार्क्स अच्छे आ गए, आपके मार्क्स कम आ गए। अब क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसी को दूर करने के लिए आप ये सोचते हैं कि आपको एक चांस और मिल जाता तो आपके मैथ्स में मार्क्स और अच्छे हो जाते। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि बच्चों की ये शिकायत रहती है कि उनको एक चांस और मिल जाता, तो अब उनको ये चांस ज़रूर मिलेगा। इस बेसिस पे क्या होगा कि जो बोर्ड एग्जाम होगा वो साल में 2 बार होगा। कैन यू बिलीव इट, साल में 2 बार। जैसे जेई का एग्जाम होता है साल में 2 बार, 6 महीने में 2 बार, 6 महीने में 1 बार, ठीक है, उसी तरीके से बोर्ड का एग्जाम्स भी होगा, वो साल में 2 बार होगा। एक एग्जाम होगा जो मेन होगा, यानी मेन है, वो हर किसी को अटेंड करना जरूरी है, इसमें पास हो गए तो पास माने जाएंगे, ठीक है। दूसरा होगा जो आपके विश पे निर्धारित होगा, यानी कि क्या कहते हैं उसको, जो आपके इम्प्रूवमेंट बेस्ड होगा, यानी कि एक एग्जाम तो वो है जो मेन होगा, जिसको देना सभी के लिए कंपलसरी होगा। दूसरा होगा इम्प्रूवमेंट बेस्ड, यानी कि जिस बच्चे को लगता है कि यदि वो अपना एग्जाम में थोड़ा और लिख लेता, उसको इम्प्रूव कर सकता था वो, तो उसके लिए ये इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम होगा। तो यानी कि दोस्तों मेन एग्जाम आपको देना कंपलसरी है, लेकिन इम्प्रूवमेंट आप तभी दे सकते हैं जब आपको लगे कि हाँ मेरे और अच्छे नंबर आ सकते थे। तो ये है बोर्ड एग्जाम्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। बोर्ड एग्जाम अप टू 2 ओकेजन्स ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, तो एक साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। एक होगा मेन जो आपको देना कंपलसरी होगा, दूसरा होगा जो इम्प्रूवमेंट बेस्ड होगा। जिस पेपर में आपको लगता है कि ज़्यादा नंबर आ सकते हैं वो पेपर आप दोबारा दे सकते हैं। एक और चीज़ होगी वो ये है कि सबमिटिव असेसमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा और रेगुलर असेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो जैसे आप स्कूल में देखते थे ऐसे 1 हो गया, ऐसे 2, ऐसे 3, ये सब को ख़त्म कर दिया जाएगा। इनकी जगह पे रेगुलर असेसमेंट आएगा और इन रेगुलर असेसमेंट में कई सारी चीज़ों को एंश्योर किया जाएगा, यानी कि आपकी टेस्ट एनालिसिस को टेस्ट किया जाएगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट किया जाएगा, कंसेप्ट को लेके आपको आपके दिमाग में कितनी क्लैरिटी है, इन सब को टेस्ट करने के लिए रेगुलर असेसमेंट होते रहेंगे। और इन्हीं असेसमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि फाइनल में आपके रिजल्ट कैसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि परख का निर्माण किया जाएगा। अब ये परख क्या है, ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा। इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब ये क्या है परख दोस्तों, नेशन वाइड पूरे भारत के लेवल पे बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उस परफॉर्मेंस का पूरा लेखा जोखा हमारे सामने रखने के लिए परख का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो ये कैसी बॉडी होगी, नेशनल असेसमेंट बॉडी होगी ये। और लास्टली ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि बोर्ड एग्जाम 2 बार होगा। अब मान लीजिए आपने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, 12वीं क्लास पास कर ली और अब आप आ गए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में कई बार क्या होता है कि कई सारे जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको पास करना ज़रूरी होता है। तो वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी एनटीए की होगी, यानी नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी की होगी। एनटीए जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। दूसरा ये है कि ग्रेजुएशन जो है अब 3 साल से लेकर 4 साल तक की हो जाएगी। तो अब ये क्या है दोस्तों, 3 साल 4 साल ये क्या है, 3 साल की तो सुनी थी, 4 साल की कैसे। तो मान लीजिए दोस्तों अगर आपने 1 साल जॉब की, 1 साल अगर आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि फर्स्ट ईयर के बाद ही आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पा रहा, मतलब मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख सकते, हम क्या करेंगे एजुकेशन को छोड़ के जॉब में चले जाएंगे। अब आपने क्या किया, 3 साल जॉब में बिता दिए, 3 साल तक अपने पैसे कमाए, अब आपके पास पैसे आ गए, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो गए। अब वापस से अगर आप एडमिशन लेने जाते हो तो आपका जो फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लिया था, इस कंप्लीशन के बाद आपको कंटिन्यू होना था सेकेंड ईयर में, लेकिन अब क्योंकि आपने इतना लंबा गैप ले लिया तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते, आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। आजकल का जो सिनेरियो है वो कुछ इसी तरीके का है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चे का टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट का भी टाइम और रिसोर्सेज सब कुछ वेस्ट हो जाता है। अब इस वेस्टेज से पार पाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मान लीजिए अगर आपने 1 साल का ग्रेजुएशन कर ली, मान ले एक ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर आपने अच्छे से पास कर लिया, फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको ड्रॉप लेना है, आप ड्रॉप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 साल का ड्रॉप लेना है, 4 साल का ड्रॉप लेना है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 साल के बाद वापस अगर आप अपनी जॉब, अपनी एजुकेशन में आएंगे तो क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद अब आपको कंटिन्यू होगा सेकंड ईयर से, यानी कि आप दोबारा से आपको फ्रेश एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, आप उसी क्लास को दोबारा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब का जो सिनेरियो होगा वो इस तरीके का होगा कि आपका ड्रॉप चाहे कितना भी लंबा हो, अगर आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर पास कर लिया है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मेन बात ये है। दूसरी बात एक और ये है दोस्तों कि बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। क्रेडिट क्या होता है? जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि क्रेडिट क्या होता है, लेकिन जो 12th क्लास में है उनके लिए बता रही हूँ। तो मान लीजिए 3 साल की ग्रेजुएशन है, ये 3 साल हैं, इन 3 साल में आपको कुछ क्रेडिट दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10-10, तो आपको इन तीनों साल में हर सब्जेक्ट में 10 क्रेडिट हासिल करने पड़ेंगे। अगर आपने ये 10 क्रेडिट हासिल नहीं किए तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, और अगर आपने ये क्रेडिट हासिल कर लिए तभी आपको डिग्री मिलेगी। तो मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट ईयर में 10 क्रेडिट हासिल कर लिए थे, उसके बाद आपने ड्रॉप ले लिया 3 साल का, तो ये जो 10 क्रेडिट हैं ये बर्बाद नहीं जाएंगे, बल्कि ये 10 क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कहाँ पे? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। तो जब भी कभी आप 3 साल या 4 साल के बाद दोबारा से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप बैंक ऑफ क्रेडिट से अपने क्रेडिट जो है वापस ले सकते हैं और इसको सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होने वाला है हमारा ग्रेजुएशन का सिस्टम। एक और बात ये है दोस्तों, अभी क्या होता है, या तो आप डिग्री कर लीजिए या फिर आप डिप्लोमा कर लीजिए, कोई एक चीज़ कर सकते हैं। या तो आप डिग्री कर सकते हैं या फिर जॉब ओरिएंटेड कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो आपको कोई एक चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं, उसी के साथ आपको फैशन डिज़ाइनिंग भी करना है, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो सिर्फ आप केमिस्ट्री ऑनर्स करिए या तो सिर्फ आप फैशन डिज़ाइनिंग कीजिए, कोई एक चीज़ कीजिए। ये आजकल के टाइम में होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? ये पॉलिसी कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स में इंटरेस्ट है आप केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़िए, उसके साथ ही अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप फैशन डिज़ाइनिंग कीजिए। तो यानी कि आप फैशन डिज़ाइनिंग को भी एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ। तो आप देख रहे हैं इतनी लिबर्टी। डिग्री कोर्स के साथ आप एक प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लिबर्टी आपको मिलने वाली है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग। गवर्नमेंट चाहती है किसी भी तरीके से आपका समय बच जाए, आप अपना समय बचाएं एजुकेशन में, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट उसका इस्तेमाल करें। और उसी के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है, और इन पॉलिसी में जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे प्रोविज़न ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे को उसका बेस्ट मिले। ठीक है, तो अब ये बैंक ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बता दिया, NTA का बता दिया, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन बता दिया, 4 ईयर मैं आपको अभी बताऊंगी। एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। एमफिल अब कोई कोर्स रहेगा ही नहीं। ये क्या था? मास्टर ऑफ फिलोसफी का कोर्स था दोस्तों। ये 4 साल का कोर्स था। इसको करने के बाद PhD में एडमिशन लिया जाता था। अगर आपने एमफिल किया है तभी आपको PhD में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब क्या होगा? अब MA करने के बाद बीच में एमफिल होता था, उसके बाद PhD होता था। तो इस बिचौलियों को बिल्कुल हटा दिया है। अब आप MA के बाद सीधा PhD में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं ये 4th ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये है क्या? इसको समझने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन बेसिकली आपको बोली जाएगी 4 साल की ग्रेजुएशन होगी। द 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम शैल बी प्रेफर्ड ऑप्शन, यानी जो 4 साल की ग्रेजुएशन होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आपको जो फॉर्म मिलेगा ग्रेजुएशन का वो बेसिकली 4 साल की ग्रेजुएशन का मिलेगा। लेकिन इतना नहीं है, आपको बांध के नहीं रख सकते। आपने अगर 1 साल बाद छोड़ दिया तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद छोड़ दिया तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल बाद छोड़ दिया तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। और ये क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जॉब ओरिएंटेड, जॉब के मोटिव से ही डिग्री चाहिए होती है। तो सिर्फ जिनका एक इकलौता मोटिव होता है जॉब, तो अगर उनको सिर्फ जॉब ही पानी है तो उनके लिए 3 साल का डिग्री कोर्स बहुत है। ठीक है,
तो 3 साल का डिग्री कोर्स उनके लिए होगा जो सिर्फ और सिर्फ जॉब करना चाहते हैं, लेकिन 4th ईयर उन बच्चों के लिए होगा जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वो रिसर्च किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, किसी में भी। अगर कोई बच्चा रिसर्च में जाना चाहता है तो उसको क्या मिलेगा, 4th ईयर की डिग्री मिलेगी। और ये 4th ईयर की डिग्री किस नाम से होगी, बैचलर्स विद रिसर्च की डिग्री उसको मिलेगी। तो यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन 4th ईयर सिर्फ उस बच्चे को दिया जाएगा जो बच्चा रिसर्च में कुछ आगे करना चाहता है। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा भारत है उसमें रिसर्च को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। रिसर्च ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा कम है। जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें रिसर्च के नाम पे कुछ नहीं होता, सीरियसली कुछ भी नहीं होता है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें रिसर्च के नाम पे एक्चुअल में रिसर्च होती है, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती। तो अब इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक 4 साल की ग्रेजुएशन बना दी है, जिसमें जो 4th ईयर है वो कम्प्लीटली रिसर्च ओरिएंटेड होगा। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए दोस्तों एक बॉडी का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम है HECI, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या होता था कि कई सारे कॉलेजेस के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी होती थी, जैसे UGC हो गया, AICTE हो गया, तो इस तरीके की हो गई ये जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। अब क्या हो गया, इन सभी बॉडीज को एक ही अम्ब्रेला बॉडी के अंदर लेके आया जाएगा, इन सभी को कंबाइन कर दिया जाएगा और एक बॉडी का निर्माण किया जाएगा। वो एक रेगुलेटरी बॉडी होगी जिसका नाम होगा HECI, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या होगा, ये सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगा सभी के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसमें भारत के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब आएंगे। सिर्फ 2 प्रकार के इंस्टीट्यूशन नहीं आएंगे, वो है मेडिकल और लीगल। मेडिकल और लीगल कॉलेजेस को अगर साइड में कर दिया जाए तो बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं वो सभी के सभी इस एक बॉडी के अंदर में आएंगे। इस बॉडी के पास पावर ये होगी कि वो कोई भी हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन जो इनके नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता या इनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो ये उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। एक बात ये भी है दोस्तों कि जो UGC है या AICTE है या इस तरीके की दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनको फेज आउट करने में 15 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा। तो धीरे धीरे ही ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको दूर किया जाएगा और उसी के बाद HECI अच्छे से अपना काम कर सकेगा। आगे अगर मैं बात करूँ रिसर्च की, मैंने आपको बताया था कि रिसर्च जो है अब साइंस वाला भी कर सकता है, हिस्ट्री वाला या आर्ट्स वाला भी कर सकता है। तो इसको फंडिंग कहाँ से मिलेगी, इसको फंडिंग दी जाएगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। तो ये एक बॉडी का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और ये क्या करेगी, ये फंड करेगी हर किसी रिसर्च वर्कर को। अब वो चाहे साइंस की फील्ड में रिसर्च करता हो या पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च करता हो या हिस्ट्री में रिसर्च करता हो, किसी में भी अगर उसको रिसर्च करना है तो उसको फंडिंग कहाँ से मिलेगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से उसको फंडिंग मिलेगी। ठीक है। अब दूसरी बात यह है, बहुत परेशान हो गए थे यार, प्राइवेट कॉलेजेस हद से ज़्यादा फीस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कॉलेजेस में नंबर आ नहीं पाता। प्राइवेट कॉलेजेस इतना महंगे होते हैं तो हम अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में। गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें 50% नंबर एश्योर करना है लिटरेसी में। ग्रेजुएट हमारे पास 50% होने चाहिए 2035 तक। अब इस एम को अचीव करने के लिए 50% बहुत बड़ा नंबर है। इसके लिए गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस का भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कैप लगा दी। क्या कर दिया, कैप लगा दी। कॉलेजेस के ऊपर एक लिमिट सेट कर दी कि आप इस लिमिट से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। तो ये है जो हर किसी के फेवर में आएगा। तीसरा ये है कि बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं दोस्तों इंडिया में, 22, 23, 24 ऐसे करके पता नहीं कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। इन सभी लैंग्वेजेस में से जो 8 मेजर लैंग्वेजेस हैं जिनको हम शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा, यानी कि इंटरनेट पे आपको ये सारी 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस का कंटेंट जो है मिल जाएगा। तो आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट पे आपको लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। इसके बाद होगा वर्चुअल लैब। जितने भी कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस के पास टूल्स हैं या रिसोर्सेज हैं, वो कॉलेजेस को बोला जाएगा कि आप अपने कॉलेज में, अपने कॉलेज के प्रीमाइसेस में वर्चुअल लैब्स का निर्माण करें। अब ये जो वर्चुअल लैब्स हैं दोस्तों, कई कॉलेज ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो इन लैब्स का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच होते हैं, तो उन कॉलेजेस के जो वर्चुअल लैब होगी, इन लैब को बाकी के जब सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे
कोऑपरेशन का भी आप देख रहे हैं कि नीति का निर्माण कर दिया गया है। और ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। तो ये थी दोस्तों हमारी एजुकेशन पॉलिसी का सेकंड पार्ट। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।